नमस्कार बच्चों, मैं कपिल देव त्यागी, गणित अध्यापक श्री अरविंद इंटर कॉलेज पूरा मुजफ्फरनगर। देखिए बच्चों, पहले मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए। जैसे कि कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया है, हमारे देश में भी, भारतवर्ष में भी इसे महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया है। और आपको ये भी विदित है कि अभी तक कोई इसका इलाज नहीं मिला है, कोई इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है। केवल बचाव ही एक तरीका है, इससे बचें, इसके संक्रमण से बचें। और उसके लिए आपको आपकी सावधानी और जागरूकता ही इससे बचा सकती है। शासन ने निर्देश दिए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, साफ सफाई के, स्वच्छता के लिए, उनका आप पालन करें और शासन का सहयोग करें, जो दिन रात 24 घंटे हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं, उनका सहयोग करें। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। यहाँ पर मैं बच्चों से और उनके अभिभावकों से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि किताबों को लेकर के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से बच्चों के फोन आते हैं कि भाई किताबें नहीं मिल रही। आपको आपके अध्यापकों ने सभी किताबें ई बुक व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दी हैं। यदि नहीं भी कराई हैं तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके अपने विषय के अनुसार किताबें डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हीं किताबों से अभी आप अध्ययन करें। और रही बात कॉपियों की, तो गत वर्ष की जो कॉपियां उनसे पिछले पेज आपके बच जाते हैं, उन्हीं में आप काम कर सकते हैं अभी के लिए, जब तक कि ये विषम परिस्थितियां आपकी समाप्त ना हो। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज हम गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। देखिए, संख्याओं के बारे में आप लोगों ने संख्या पद्धति छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। फटाफट हम एक बार उन्हें रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पर। देखिए, संख्या को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो प्रकार की संख्याएं आपके पास होती हैं, एक वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर, और एक काल्पनिक संख्या है यानी कि इमेजिनरी नंबर। देखिए बच्चों, जब से आपने काउंटिंग शुरू की या 1 2 पढ़ना आपने शुरू किया और आज कक्षा 10 तक आप आ गए हैं, आपका सामना कभी काल्पनिक संख्याओं से हुआ ही नहीं। आपने जितनी भी संख्याएं आज तक पढ़ी वो सब वास्तविक ही पढ़ी। इनका सामना आपका 10वीं कक्षा के बाद होगा, इंटर क्लासेस में होगा। वहां पे जाके आपको काल्पनिक संख्याओं का परिचय मिलेगा और इन्हें कैसे आप हल करते हैं वो भी आपको तभी पता चलेगा। यहां पर है आपके पास वास्तविक संख्याएं। परिभाषा के लिए आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। जिन्हें संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं, वे सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, वे काल्पनिक संख्याएं होती हैं या अवास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक। और वास्तविक संख्याओं को भी फिर दो भागों में विभाजित किया गया है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। यहां पर हम इस चैप्टर में यही परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ये हमें पढ़ना है। इनकी पहचान हम छोटी कक्षाओं में कर भी चुके हैं। यहां पर हम इन्हें जांचना तो करेंगे ही कि परिमेय है या अपरिमेय है, कि सिद्ध भी हम करेंगे कि कोई सी संख्या परिमेय है तो क्यों है और अपरिमेय है तो क्यों है। देखिए, अब हम टॉपिक पर आते हैं आगे। इसमें एक नई चीज है आपके पास इस अध्याय में, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। नाम नया लग रहा है सुनने में, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका उपयोग आप लोग कर चुके हैं। नाम आपको नया लग रहा है सुनने में, पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप उपयोग कर चुके हैं। अब हम इसे ही समझते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय।
देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट पे गौर करते हैं इसकी कि क्या है। इसके अनुसार यदि ए और बी कोई दो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक बच्चों आपको पता ही है, +1 +2 3 4 5 6 ये सब धन पूर्णांक होते हैं आपके, और -1 -2 -3 ये सब ऋण पूर्णांक होते हैं, और 0 आपका ना धन पूर्णांक होता ना ऋण पूर्णांक होता। ये आपका एक कंजक्शन पॉइंट होता है, यानी कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों के बीच की एक सीढ़ी होता है या एक पुल होता है इन्हें जोड़ने के लिए। तो यहां पर हम ए और बी कोई भी दो धन पूर्णांक लेके चलते हैं। तो इस विभाजन प्रमेय के अनुसार ए और बी में एक संबंध स्थापित किया जाता है कि यदि वहां पर Q और R कोई दो पूर्ण संख्याएं अद्वितीय रूप से होंगी, अद्वितीय का मतलब यूनिक होंगी, Q और R जो होंगी यहां पर यूनिक होंगी, एकमात्र, इस प्रकार से होंगी कि यदि A हम माने बड़ा है B से, ठीक है, इस प्रकार हम मान के चलते हैं, तो आप A को लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस में R। यहां पर इस विभाजिका इसे विभाजन प्रमेय क्यों कहा जाता है? देखिए यहां पर A को हम लेके चलते हैं भाज्य के रूप में, B को हम यहां पर लेके चलते हैं भाजक के रूप में, Q को भागफल और R यहां पर आपका शेष होगा। तो आप किसी भी नंबर को उसके भागफल, भाजक और शेष के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मान लीजिए आप एक कोई छोटी सी संख्या लेते हैं 21 और इसे मैं 4 से भाग करता हूं। यहां पर A कौन है? 21 और B भाजक जो है वो 4 है हमारा। तो यहां पर 5 बार चलेगा, भागफल यानी कि 5 आ गया हमारा, 20 और शेष बचेगा आपके पास 1। तो अब अगर इसके हम राइट साइड में से रख के देखें तो देखते हैं कि A बराबर 21 हमारा आता है क्या? BQ प्लस में R इसके स्थान पर, B कौन है हमारा? भाजक यानी कि 4, भागफल क्या है हमारा? Q 5 और प्लस में शेष कितना है हमारा? 1। तो 5 और 20 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास? 21 आ गया, जो कि हमारा हम A मान के चले थे, भाज्य मान के चले थे। तो किसी भी संख्या को आप BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है ये तो हमें पहले ही पता है, आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं कि भाग कैसे की जाती है, क्या भागफल होता है, क्या शेषफल होता है। देखिए इस विभाजन प्रमेय के कई उपयोग भी हैं। अब उन उपयोग के बारे में भी हम विचार करेंगे। सबसे पहले इस थ्योरम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या है। देखिए हमने दो बातें इसमें ली, भाजक और शेष। इस पर बहुत हद तक डिपेंड करती है इसकी आगे की जो भी प्रक्रिया है विभाजन प्रमेय की, इन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अगर मैं B बराबर 2 लूं, ठीक, अभी आपने एक चीज और देखी यहां पर, इसे एक बार मैं दोबारा डिवाइड करता हूं, 5 आया था, 20 और शेषफल 1 आया था। एक चीज यहां पर और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भाग करना कब बंद करते थे? जब जो भाजक है उससे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती थी। तो यानी कि जब शेष आपका इससे छोटा प्राप्त हो जाता था या यहां पे 0 प्राप्त हो जाती थी, ठीक, तब आप भाग करना बंद कर देते थे। और यहां पर अगर 0 आपकी प्राप्त हो जाए तो आप क्या किया करते थे कि ये इसका पूर्ण भाजक है या पूर्ण गुणनखंड है, ठीक। इसके भी बारे में हम यहां पे बात करते हैं। देखिए R शेष जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी अभी आपने क्या कहा, ये भाजक से छोटा होना चाहिए, यानी कि B से हमेशा
छोटा होना चाहिए और हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रख के चलेंगे और आगे का कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है। देखिए, अगर मैं कोई भाजक 2 लेके चलूं तो अब आप देखिए इसके अकॉर्डिंग आर के मान क्या क्या हो सकते हैं। अगर भाजक हमने 2 दिया है तो आर का मान क्या होगा, 0 से तो बड़ा है और 2 से छोटा। इस स्थिति में आर आपका 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा होगा। तो आर क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इस स्थान पर रखता हूं विभाजन पढ़ने में से, बी के स्थान पर 2 रखिए और आर के स्थान पर ये रखें, तो ए का मान क्या निकल के आता है। ए का मान या तो अगर आर बराबर आप 0 रखते हैं तो कितना आया 2q। यदि आप आर बराबर 1 रखते हैं तो ये आता है 2q प्लस 1। तो किसी भी संख्या को यदि 2 भाजक के रूप में लिखा जाए तो कोई भी आपका धन पूर्णांक हो, एनीथिंग, वो आपका 2q या 2q प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। अब आप कंसीडर करके देख लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए। देखिए, वो लिखा हुआ है हमारे पास 21 है। इसे अगर हम 2 के भाजक के रूप में लिखना चाहते हैं, 2 से हम भाग करना चाहते हैं, तो देखिए ये आपका 10 टाइम्स चलेगा और एक आपके पास शेष बचेगा। तो हम इसे विभाजन पढ़ने के हिसाब से लिख सकते हैं कितना, अगर इसके हिसाब से लिखते हैं 21 को, तो 21 यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 10 प्लस में 1। क्यू के स्थान पर तो ये आ गया, कोई भी पूर्ण संख्या है, वो तो आपको पहले बता दिया गया है कि क्यू और आर कोई भी पूर्ण संख्या है। तो देखिए, क्यू के स्थान पर तो 10 आ गया है, 2q प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। तो अगर 2 के भाजक के रूप में आप लिखते हैं तो आप किसी भी संख्या को 2q और 2q प्लस 1 लिख सकते हैं। यहां पर मैं आपको ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आप अब से पहले भी यदि सम संख्याएं मान के चला करते थे तो वो 2n या 2m या 2q मान के चला करते थे, और यदि आप कोई विषम संख्या मान के चला करते थे तो वो 2q प्लस 1 या 2m प्लस 1 या 2n प्लस 1 मान के चला करते थे। ये वही कॉन्सेप्ट है आपका। अब चलिए हम b को और बढ़ाते हैं। अब की बार हम ये आपका 2 के लिए लिखा हुआ छोड़ रहा हूं मैं। अगर मैं b बराबर लेता हूं 3, अब की बार b बराबर हमने लिया 3, तो अब आप r बताइए क्या क्या हो सकता है। सोचिए, r क्या होगा, 3 से तो छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो क्या हो सकता है 0, 1 और 2। तो अब आप किसी भी पूर्ण संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, यानी जो आपकी धन पूर्णांक था a, उसे 3 के भाजक के रूप में कैसे लिख सकते हैं। जब आप शेष पर 0 लेके चलेंगे तो 3q होगा, जब आप 1 लेके चलेंगे तो 3q प्लस 1 होगा, और जब आप 2 शेष पर लेके चलेंगे तो 3q प्लस 2 होगा। ये बात शायद आपकी समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से मैं अगर 4 के लिए कहूं b बराबर 4, यानी कि भाजक आप 4 लेना चाहते हैं, 4 के पदों में आप किसी भी धन पूर्णांक को लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा, r क्या होगा, ये सोचिए। r आपका 4 से छोटा होना है, तो 0, 1, 2 और 3। तो संख्याएं क्या हो सकती हैं, कोई भी धन पूर्णांक इस प्रकार से लिखा जा सकता है 4 के भाजक के रूप में। अगर आप r0 लेके चलेंगे तो 4q, अगर आप 1 लेके चलेंगे तो 4q प्लस 1 हो जाएगा, और 2 शेष पर लेके चलेंगे तो 4q प्लस 2 हो जाएगा, और अगर आप 3 शेष पर लेके चलेंगे तो 4q प्लस 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी संख्या को, किसी भी धन पूर्णांक को आप भाजक के रूप में लिख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का आप ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे आगे जो आपकी एक्सरसाइज आएगी उसमें इनका प्रयोग किया जाएगा।
तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर भाजक आप चूज कर लें अपनी तरफ से तो उस भाजक के रूप में किसी भी अपूर्णांक को लिखा जा सकता है। 2 के रूप में इस तरीके से, 3 के रूप में इस तरीके से, 4 के रूप में इस तरीके से, और कोई भी बड़ी संख्या उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। बड़ी संख्या हम यहाँ पे इस वजह से नहीं दिखा रहे, जितनी भी बड़ी संख्या आप लेके चलोगे शेष उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग की हम बात करते हैं। क्या क्या प्रयोग है इसके, क्योंकि भाग करना तो आपने सीख ही रखा है। यहां पे देखिए सबसे पहला प्रयोग है आपका इसका HCF व्याकरण, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। ये भी आपने पहले कर रखा है, पर वहां पे इसका नाम यूक्लिड नहीं दिया गया था। आपने HCF 2 विधियों से निकाल रखा है, याद कीजिए। एक आपके पास हुआ करती थी गुणनखंड विधि और दूसरी आपके पास हुआ करती थी भाग विधि। हम उसी भाग विधि की बात करते हैं। मान लीजिए हम कोई 2 संख्याएं अपनी तरफ से लेके चलते हैं। एक हमने ले ली 430 और दूसरी हमने ले ली 110 ले ली। चलिए, ये हमने 2 संख्याएं चूज करी। अब आपके पास 2 तरीके हुआ करते थे, या तो इनके गुणनखंड ले गए और कॉमन फैक्टर जो हुआ करते थे उन्हें बाहर निकाल लिया करते थे, वो HCF आ जाता था। दूसरी विधि आपको बताई जाती थी भाग विधि। हम उसी भाग विधि को आपको याद दिला रहे हैं। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करिए। 430 को 110 से भाग कीजिए। ठीक, कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। इसमें 3 बार हमने चलाया और ये हो गया 330। शेष नीचे बचता है आपके पास 100। अब आप क्या किया करते थे कि जो आपका भाजक था उसे भाज्य के स्थान पे ले आया करते थे, और जो शेष था आपका वो भाजक का कार्य करता था। तो यहां पर अब 110 को ले आइए और फिर अब भाग कीजिए। कितनी बार चलेगा? 1 बार चलेगा। इसे हमने 1 बार चलाया और शेष हमारे पास आ गया 10। अब इसी से फिर से भाग करेंगे। यहां पर जो भाजक है इसे यहां पे ले आएंगे 100, और देखिए कितनी बार चलाइए? 10 बार चल गया और शेष हमारा बचता है 0। तो जैसे ही हमारा शेष 0 बचता है तो जो भी संख्या अंतिम भाजक के रूप में आएगी, जो सबसे लास्ट भाजक होगा, वो आपका इसका HCF कहलाएगा। अब देखिए यूक्लिड कैसे थी। यूक्लिड में हमने कहा कि A = BQ + R होता है। अब देखिए यहां पर बड़ी संख्या को आपको यहां रखना है, इसे 430 को यहां पे रखिए। ठीक, ये पहला स्टेप है इसका, फर्स्ट स्टेप, या S1 कह लीजिए इसे। 430 को यहां पे रखेंगे और 110 को भाजक की जगह पे रखेंगे। ठीक, 110 गुणा में कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा और शेष कितना बचेगा आपके पास? 100 बचेगा। ठीक है, अब इसे आप क्या करेंगे? जो शेष है आपका वो अब भाजक का कार्य करेगा और जो भाजक था वो भाज्य के स्थान पे चला जाएगा। अब आपने सेकंड स्टेप में इसे तो आप ले आएंगे भाज्य के स्थान पर, और भाजक के स्थान पर कौन गया? 100। 110 में कितनी बार चलेगा? 1 बार चलेगा और शेष कितना बचेगा? 10। फिर ये स्टेप आप दोहराते चले जाएंगे। तीसरा स्टेप अब क्या होगा? भाज्य के स्थान पर तो 100 आ जाएगा, भाजक के स्थान पर 10 चला जाएगा, और कितनी बार चलाइए? 10 बार, और शेष पर हमारा 0 बचा। जैसे ही आपका शेष पर 0 आ जाए तो जो अंतिम भाजक था आपका, यही आपका HCF कहलाना है। तो ये हो गया आपका HCF निकालने का तरीका। कोई भी आपको संख्या दे रखी हो, आप इस विधि से HCF निकाल सकते हैं। देखिए दूसरे प्रकार के प्रश्न
आपके पहली प्रश्नावली में है वो अब हम आपको समझाते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट आपको यूटिलिटी का हमने समझाया था, भाजक और शेषफल के बीच में क्या संबंध स्थापित किया जा सकता है, वो एचसीएफ वाले पहले प्रकार के प्रश्न थे, वो आपको समझा ही दिया है एचसीएफ कैसे याद करते हैं। अब दूसरे प्रकार के प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। देखिए आपके पास दूसरा ही प्रश्न है प्रश्नावली का कि कोई भी धन पूर्णांक आपका, कोई भी धन पूर्णांक जो विषम हो वो आपका 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप ध्यान देंगे, इसमें कहा गया है प्रश्न में ही, हम एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे हैं। इसमें प्रश्न में कहा गया है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां भाजक क्या प्रयोग कर रखा है, 6। तो अब हम यहां पर प्रश्न का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और ये आपने पहले ही कंसीडर कर दिया है प्रश्न में कि भाजक क्या लिया गया है, 6। ठीक है, तो हम कोई भी एक, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये तो प्रश्न को पढ़ के आपको समझना है कि करना अब कैसे है इसे। अब ये देखिए, हम कोई भी विषम धन पूर्णांक लेके चलते हैं। माना विषम धन पूर्णांक आपने लिया क्या है, x है। ठीक है, और हमने एक भाजक ले लिया b = 6 के लिए। ठीक है, अब आप सोचिए, जैसे अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, यदि b बराबर आप 6 लेके चल रहे हैं तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, शेषफल क्या हो सकता है। r बराबर हम बात करते हैं, शेष क्या होना है, 0 या 0 से बड़ा होना है और 6 से छोटा होना है। तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। ये आपके शेषफल हो सकते हैं। तो अब जो आपका विषम धन पूर्णांक है x जो है, क्योंकि धन पूर्णांक है और हमने जो विभाजन प्रमेय पढ़ी है वो धन पूर्णांकों के लिए ही पढ़ी है। ठीक है, और यहाँ पर b बराबर जो 6 आप लेके चले हैं, ये भी आपका एक धन पूर्णांक ही है, और इसी पर आधारित हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी है। तो हम 6 को भाजक लेके x को अब लिख सकते हैं। तो x क्या होगा, x आपके पास, यदि r बराबर आप 0 लेके चलेंगे, पहले आप लिख देंगे किसी पूर्ण संख्या q के लिए, किसी पूर्ण संख्या q के लिए। यदि q वहां पर कोई एक यूनिक नंबर है तो उसके लिए क्या होगा, आप r बराबर अगर 0 लेके चलते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। अगर आप r बराबर 1 लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 6q + 1 हो जाएगा। r बराबर अगर आप 2 लेके चलते हैं तो 6q + 2 हो जाएगा। r बराबर अगर आप 3 लेके चलते हैं तो 6q + 3 हो जाएगा। और यदि 4 लेके चलते हैं तो 6q + 4 हो जाएगा। और यदि आप r बराबर 5 लेके चलते हैं तो 6q + 5 हो जाएगा। अब यानी कि हम किसी भी विषम धन पूर्णांक को भाजक 6 लेके इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई भी विषम पूर्णांक हो आपके पास, विषम धन पूर्णांक हो, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनमें से हम कुछ टर्म्स पे विचार करते हैं। देखिए ये क्या है, विषम और सम। सम संख्याएं क्या हुआ करती थी, जो 2 से कट जाती हैं, और विषम संख्याएं जो 2 से भाग नहीं दी जा सकती, पूर्ण तरीके से भाग नहीं दी जा सकती या 2 से कट जाती हैं, कट नहीं सकती, वो आपकी विषम संख्याएं हुआ करती थी। तो यहां पर हम विचार करते हैं सबसे पहले इसके ऊपर। देखिए ये क्या रखा हुआ है, ये है आपके पास 2 × 3q, 2 का गुणज के रूप में लिखा हुआ है तो 2 से तो कट जाएगा ये। इसकी बात करते हैं, ये क्या है यहाँ पे, अगर इसमें से भी 2 हम बाहर कॉमन ले लें तो लिखा हुआ है
3q प्लस 1। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या है यहां पे, अगर इसमें से भी 2 कॉमन ले लूं मैं तो 3q प्लस 2। ये 3 संख्याओं का चयन हमने इसमें करा बीच में से। ये तीनों संख्याएं आप ध्यान दीजिए 2 से कट रही हैं। अगर मैं 2 से इसे भाग करूं तो कट रही है, क्योंकि बाहर 2 गुणांक रखा हुआ है। ये भी 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है, तो ये 3 संख्याएं तो विषम संख्याएं हो नहीं सकती क्योंकि 2 से कट रही है। तो अब विषम संख्याएं कौन कौन सी बची, अतः है, क्योंकि क्या मान के चले थे हम, x विषम धन पूर्णांक, अतः x बराबर क्या हो सकता है फिर, या तो ये होगा 6q प्लस 1, या फिर कौन होगा 6q प्लस 3, और या फिर 6q प्लस 5। ये 3 ही रूप में आप विषम धन पूर्णांक को लिख सकते हैं। यदि भाजक आपका 6 हो, 6 के गुणन के रूप में आप केवल इन्हीं 3 प्रकार से लिख सकते हैं। कोई भी विषम पूर्णांक को, विषम धन पूर्णांक को, उसे आप q का विविध मान लेके, q क्या होता है यहाँ पे, एक पूर्ण संख्या होती थी। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं आप। वे रख के अगर q के स्थान पर आप देखें तो आपको हमेशा विषम धन पूर्णांक ही प्राप्त होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी प्रश्न है। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई, इन प्रश्नों में सबसे पहले ये देखना है कि भाजक के स्थान पर कौन रखा हुआ है। ठीक है, और उस भाजक को कंसीडर करके फिर आपको ये देखना है कि r के क्या क्या मान हो सकते हैं। तब आप जो भी प्रश्न आपको दिया गया है उसे संख्यात्मक रूप में, इसमें यूक्लिड के रूप में इसे आप व्यक्त कर सकते हैं, और तब प्रश्न को फिर आगे लेके चलेंगे। ये प्रश्न बच्चों को कुछ अजीब लगते हैं, भारी लगते हैं, पर आसान है अगर आपके पास यूक्लिड का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो। यूक्लिड का कॉन्सेप्ट यही है, bq प्लस r, कोई भी संख्या a इज इक्वल टू bq प्लस r। b जहां पर कौन है, भाजक है, और r शेषफल है, उसी के रूप में हम सभी संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये आपकी पहली प्रश्नावली थी। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न थे आपके पास। एक एचसीएफ निकालने वाला, जो आपको मैंने समझा ही दिया, भाग विधि होती है सीधे सीधे, परंतु वहां पर आपके पास एग्जाम में आएगा कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जो आपको मैंने स्टेप वाइज बताया है वो स्टेप आप दोहराते चले जाइएगा जब तक कि शेष आपको 0 ना मिल जाए। और दूसरे ये इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो ये पहली प्रश्नावली, आज हमारे पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं की पहली प्रश्नावली पूर्ण होती है। इस प्रश्नावली को आप करके देखें। और अंत में बच्चों एक बार फिर आपको मैं कहना चाहूंगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जब तक लॉकडाउन है उसका पालन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ में ना जाएं, घर से बाहर ना जाएं, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए और शासन का सहयोग कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।